डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमिशन एकेडमी अगेन। यस, आज फिर हम मैथ्स में एक और चैप्टर में एक और प्रोफाइल का आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए हाजिर हैं। जी हाँ बच्चे, आज हमें कौन सा चैप्टर देखना है और कौन सा प्रोफाइल है जिसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ मेरे बच्चे चैप्टर इनइक्वालिटी। आप में से काफी लोग हो सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के नाम के चैप्टर से फेमिलियर ना हो। जी हाँ, ये एक अलग से बनाया हुआ चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे तरह की इनइक्वालिटीज हमें जेई के मैथ सिलेबस में देखने को मिलती है, तो हम एक तरह से उसको कंबाइंड चैप्टर ही बना देते हैं। तो आज हम उस इनइक्वालिटी चैप्टर में एक स्पेशल प्रोफाइल का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हाँ एम जी एम एच एम आप सभी जानते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जी हाँ, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को इनइक्वालिटीज में या क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, आज उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जानी है। बच्चे, क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी? पहली बात तो ये कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर आते हैं कि इसका यूज हमें कैसे करना है। जी हाँ मेरे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तीन पॉजिटिव नंबर्स आपके पास है, ए बी सी। जी हाँ, दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब यदि ऐसा है तो यहां पर ए बी सी यदि तीनों एपी में हो, तो बच्चे बी जो है, इस बी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स ए एंड सी। जी हाँ, इसी तरह से यदि यही तीन नंबर ए बी और सी जीपी में हो जाए, तो फिर इस केस में हम इस नंबर बी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं नंबर ए और सी का। इसी तरह से बच्चे, यदि ये नंबर्स ए बी और सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएं, यानी एचपी में हो जाएं, तो फिर यहां पर आप इस नंबर बी को हार्मोनिक मीन के नाम से जानेंगे, नंबर ए और सी का। अब एक्चुअली देखते हैं कि चलो ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है। आखिर ये मीन निकालेंगे कैसे? क्या इसकी बात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। बच्चे, आप सबको एपी का डेफिनेशन पता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ए बी सी यदि एपी में है तो इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, यानी बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के इक्वल होगा। और दैट्स व्हाई यहां से बी यानी ए और सी का अर्थमेटिक मीन हमें क्या मिल जाता है बच्चे? a प्लस सी बाई टू, यानी इन दोनों नंबर a और c का एवरेज। यस, सही कहा आपने। अब बच्चे, हम इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो बिकॉज ऑफ ए बी सी आर इन जीपी, हम क्या कह सकते हैं? हमें पता है जीपी का डेफिनेशन कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो कांस्टेंट जहां होता है उस सीरीज को जीपी कहा जाता है। तो बच्चे, यहां पे आप सबको पता है कि b बाय ए शुड बी इक्वल्स टू c बाय b, और यहां से हमें क्या मिलता है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। जी हां, और ऐसा है तो जो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी या ए सी टू द पावर हाफ आता है। जी हां, और अब लास्ट में बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। ए बी सी एचपी में है, तो आप सब ज्ञानी लोग हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि सर यदि ये तीनों नंबर एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एपी में होगा। यस मेरे बच्चे, तो यहां 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी विल बी इन एन एपी। और फिर एपी का तो वही डेफिनेशन है, क्या? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट। तो यहां मेरे बच्चे, तो मुझे दिखता है 1 बाय बी माइनस 1 अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 अपॉन बी, और यहां से हमारे पास b क्या आ जाता है? 2 बाय बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। तो यहां से b विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी होगा। यस, अब ये तो हो गए दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। चलिए, तो इनका नामकरण भी कर दिया जाए इनको। हाँ, यहां पे मैंने इसे कहा अर्थमेटिक मीन। जी हाँ, इस बी को मैंने बोला अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। यहां मैंने इस बी को बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, और यहां इस बी को बोला हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। अब इनके बीच में यदि रिलेशन की बात की जाए तो बच्चे, इनके बीच में यहां पर हम दो तरह के रिलेशन देख सकते हैं। एक रिलेशन तो क्या देख सकते हैं? यहाँ एक रिलेशन तो हम ये देख सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले एक और रिलेशन यहां से निकालते हैं, फिर इनइक्वालिटी वाला निकालेंगे। एक तो इक्वालिटी वाला रिलेशन निकालते हैं। इक्वालिटी वाला रिलेशन कैसे? कि जरा देखो, यदि मैं यहाँ पे
इस a प्लस सी बाई टू, जी हाँ बच्चे, मैं यहां पर एक काम करता हूं कि इस a प्लस सी बाई टू को अर्थमेटिक मीन a ले लेता हूं, जी हाँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ AC को ज्योमेट्रिक मीन G ले लेता हूं, जी हाँ, और मेरे बच्चे यहां 2AC अपॉन A प्लस सी को हार्मोनिक मीन H मान लेता हूं, जी हाँ, A और C का अर्थमेटिक मीन A है तो A प्लस सी बाई टू के इक्वल होगा, हाँ, A और C का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ AC है तो उसको हमने G ले लिया, जी हाँ, और यहाँ पे हार्मोनिक मीन यदि H है तो किसके इक्वल होगा 2AC अपॉन A प्लस सी। तो मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा, मैं इस वाले रिलेशन में यहां से a प्लस सी बाई टू की वैल्यू उठा के रखूं तो वो a दिख रही है, जी हाँ, तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है जरा गौर से देखिएगा। ये कैसे कि यहां पर इस रिलेशन को ऐसे देखें, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, h मान लिया है, तो ये हार्मोनिक मीन है, और इस हार्मोनिक मीन में a प्लस सी बाई टू का वैल्यू उठा के यहां से रखा जाए b, तो आपको दिखता है कि ये तो b बन गया, हम क्या मान चुके हैं a, जी हाँ, तो इसे तो a ले लेते हैं बच्चे, तो ये तो हमारा क्या बन गया, a बन गया। और इसी तरह से यहां पे यदि हम बात करें तो ये AC की वैल्यू यहां से मुझे क्या दिख रही है, स्क्वायर रूट ऑफ AC G के इक्वल है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, G स्क्वायर, जी मेरे बच्चे, एक रिलेशन तो ये आ गया, और ये रिलेशन क्या आ गया, G स्क्वायर इक्वल्स टू AH। अर्थमेटिक मीन A, ज्योमेट्रिक मीन G और हार्मोनिक मीन H के बीच में एक रिलेशन तो आ गया G स्क्वायर इक्वल्स टू AH, और ये जो रिलेशन आया है ये हमें क्या कहता है, जरा गौर से देखो कि ये रिलेशन हमें कुछ ऐसा भी कह रहा है कि G बाय A इज इक्वल्स टू H बाय G, यानी दो नंबर A और C के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनमें भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट है, यानी वो खुद भी किस में है, GP में, जी हाँ। इसके बाद एक इनइक्वालिटी का रिलेशन, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का रिलेशन क्या है और उसको कैसे यूज करना है जरा उसकी बात करते हैं। मेरे बच्चे यहां मुझे दिख रहा है कि भाई यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आप A माइनस G यानी अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे सर, अर्थमेटिक मीन यहां पर हमें दिख रहा है कि A प्लस सी बाई टू है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ AC है, जी हाँ बच्चे, तो इस रिलेशन को यदि हम रीअरेंज करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, a प्लस सी माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ AC अपॉन टू, और ये मेरे बच्चे किसके इक्वल हो जाता है, जरा गौर से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ C का होल स्क्वायर हो गया अपॉन टू। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी यहां से मुझे मिल गया a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, यानी अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या लीस्ट क्या हो सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाए। इसके बाद हमें यहां से, क्योंकि हम नंबर में पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों भी पॉजिटिव ही होंगे, तो बच्चे यदि यहां पर मैं कुछ ऐसा करूं कि a से डिवाइड मार दूं इस इनइक्वालिटी को, तो g बाय a मुझे कैसा दिखता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 दिखता है, जी हाँ, और इस वाले रिलेशन से g बाय a किसके इक्वल है, h बाय g, तो मेरे बच्चे यहां से h बाय g लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी h लेस देन इक्वल्स टू g आ गया, जी हाँ। तो फाइनली अब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट हमारे पास आ गया कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन व्हाइल ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, यानी कंबाइंड फॉर्म में रिलेशन आया, अर्थमेटिक मीन A विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन G एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन H। इतना ही नहीं बच्चे, यदि मैं आपसे कहूं कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेंगे, यानी कब ऐसा होगा कि A इक्वल्स टू G इक्वल्स टू H हो जाए, तो आप तो समझदार हैं, सही कहा आपने कि सर ये जीरो हो जाए, A माइनस G जीरो हो जाए, ये जीरो होने के लिए इस परफेक्ट स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा, और ऐसा होने के लिए रूट A इक्वल्स टू रूट C होना पड़ेगा, यानी आपको यहां पर समझ में आता है कि A और C को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। सही समझे आप कि सर इसका मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कब इक्वल हो जाते हैं, जब मेरे बच्चे नंबर्स इक्वल हो जाएं। नंबर्स इक्वल होंगे तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी इन मीन्स के बीच में इक्वालिटी सिर्फ एक ही केस में होल्ड कर सकती है जब नंबर्स इक्वल हो जाए। सो दैट्स क्लियर, यस ये क्लियर। अब बात आती है कि इस इनइक्वालिटी का यूज कैसे करना है। मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा, अर्थमेटिक मीन के अंदर दो नंबर का सम दिख रहा है, एवरेज निकाल रहे हैं हम, जी हाँ, ज्योमेट्रिक मीन में आप उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हो,
कई बार कुछ इनइक्वालिटीज प्रूव करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन जी। और कब इसका यूज नॉर्मली करना है? यदि हमें दो नंबर्स की इनइक्वालिटी दिख रही है, सम भी है प्रोडक्ट भी है, समझ जाना एम जीएम कहीं ना कहीं लगेगा। साथ ही साथ ऐसा भी कई बार होगा कि आपको सम की वैल्यू दी जाएगी और प्रोडक्ट की रेंज पूछी जाएगी, तो आप समझ जाना अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा ज्योमेट्रिक मीन में और सम आएगा अर्थमेटिक मीन में। एज वेल एज आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा प्रोडक्ट दिया जाएगा और सम की वैल्यू जो है या सम की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी या सम की रेंज पूछी जाएगी। समझ जाना कि इस बार हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन की रेंज मांग रहा है और हमें ये इनइक्वालिटी यही तो देने वाली है। इसको ना समझ जाना है, जब भी प्रोडक्ट और सम के बारे में कुछ हो रहा हो तो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। एचएम का रोल कब आएगा मेरे बच्चे? उस केस में आएगा, आप सब यहां से देखो कि ये जो हार्मोनिक मीन है इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है क्या, कि दिस इज इक्वल्स टू 2/1/a प्लस 1/c। जी हाँ, हार्मोनिक मीन एक्चुअली क्या है? हार्मोनिक मीन आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि बच्चे हार्मोनिक मीन यहां पे हमें समझ में आ रहा है नंबर्स के रेसिप्रोकल के एवरेज का रेसिप्रोकल। जी हाँ, तो इसका मतलब कभी यदि नंबर्स के रेसिप्रोकल का एवरेज या ऐसी कोई बात की जाए तो समझ आना शायद हार्मोनिक मीन की बात करता है। कई बार रेंज निकालने में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ऐसे, एक कांस्टेंट k1 है, बगल में x का कोई वेरिएबल वाला रिलेशन रखा हुआ है, x वेरिएबल वाला कोई रिलेशन रखा हुआ है। फिर इसी तरह से एक और कांस्टेंट नंबर k2 है और इसके नीचे वेरिएबल x वाला वही रिलेशन रखा हुआ है जो k1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मेरे बच्चे यहां देखिएगा, यदि इस सम की कभी आपसे रेंज मांगी जाए, आप समझ जाना एएमजीएम का खेल है। कैसे? कि जब यहां पे इन दोनों के सम की बात की जा रही है तो अर्थमेटिक मीन की बात की जा रही है दो नंबर के, और जैसे हम देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल x वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी प्रोडक्ट जो है वो x पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया था? यही तो बताया था, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सम की रेंज निकल जाएगी, सम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट की रेंज निकल जाएगी। जी हाँ, तो यहां पर भी हम बहुत सारे x वाले एक्सप्रेशंस या फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं जिनमें टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से वेरिएबल कैंसिल हो रहा। जी हाँ, तो रेंज निकालने के भी काम आएगा, इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के काम भी आएगा, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सम निकालने के काम आएगा, सम दिया हुआ है तो प्रोडक्ट निकालने के काम आएगा, बहुत सारा। इतना ही नहीं, ये जो यहां पर हम दो नंबर्स के लिए डील कर रहे हैं ना, ये इनइक्वालिटी मेरे बच्चे 3 नंबर के लिए भी वैलिड है, 4 नंबर के लिए भी वैलिड है, यानी ये n नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अब बात आती है कि सर यदि ऐसा वैलिड है तो आप क्या हमें 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन बताएंगे? सिंपल, 3 नंबर्स के यदि अर्थमेटिक मीन की बात की जाएगी ना बच्चे, तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। आप 3 क्या, हम n नंबर्स के लिए बात करते हैं कि n पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, मान लीजिए क्या है, n नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, n नंबर्स, और n पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। तो भैया यदि इनके अर्थमेटिक मीन a की बात की जाएगी तो इनका एवरेज, जी हां, इनका एवरेज यानी बाय n, यही है। 2 नंबर में भी तो यही था कि नंबर्स का एवरेज, 3 में भी यही होगा, n में भी यही होगा। यदि इनके ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाएगी ना बच्चे, तो आप समझ जाना इन सब के प्रोडक्ट पर आपको पावर रेज करनी है 1/n। जी हाँ, ये n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हो गया, 2 नंबर में भी यही रिलेशन वैलिड है। एग्जैक्टली इसी तरह से यदि इनके हार्मोनिक मीन की बात की जाए बच्चे, तो आपको कुछ नहीं, जैसे यहां बताया 2 नंबर का हार्मोनिक मीन उनके रेसिप्रोकल के एवरेज का रेसिप्रोकल है, तो n नंबर का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? n/1/α1 1/α2 से लेके ऐसे ही 1/αn, और ये इनइक्वालिटी वाला रिलेशन n पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी एज सच वैलिड है। तो चलिए, क्या हमारे पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन रहा कि भाई यदि आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b, और am gm hm यानी अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाए तो उनके बीच में क्या रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया? am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm, और साथ ही साथ ये भी देखा कि वैलिड फॉर n पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो, कि भैया ये n पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे प्रोसेस की स्टैंपिंग हमारे दिमाग में, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि क्वेश्चन में हम इस पूरे रिलेशन का यूज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 225 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर सम। प्रोडक्ट दिया हुआ है,
सम की रेंज मांगी। समझ गए आप कि सर इसका मतलब कहीं ना कहीं x इंटू वाई की वैल्यू हमें 225 दी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, और x प्लस वाई और x, हाँ x इंटू वाई, ये हमें साफ साफ किसकी जानकारी दे रहे हैं? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और हमें तो पता है कि x प्लस वाई बाई 2 दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा और उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। जी हाँ, तो यहां से मुझे क्या निकल के मिलता है बच्चे? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। यस, और x इंटू वाई की वैल्यू 225 है, वो यहां रख दी जाए तो 225 का स्क्वायर रूट 15, 15 इंटू 2 30, यानी हमारे पास रिलेशन आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, यानी x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जी हाँ 30। अच्छा मैं आपसे ये जानकारी मांगू, ये मिनिमम होगा कब मेरे बच्चे? हाँ सही, कि सब नंबर इक्वल हो जाएं। जब ये मिनिमम होगा तो एम जीएम आपस में बराबर होंगे, और एम जीएम के आपस में इक्वल होने की कंडीशन है नंबर्स का इक्वल होना, यानी x इक्वल्स टू वाई के केस में। और x इक्वल्स टू वाई दोनों की वैल्यू कितनी? 15। क्यों? दोनों का प्रोडक्ट 225 है, सम 30 है। जी हाँ मेरे बच्चे, चलिए अगला एक बहुत कॉमन जानकारी जो आप सबको है पहले से, मैं कुछ नई जानकारी यहां नहीं दे रहा हूं, आप सब ने क्वेश्चन पढ़ते समय से ये तो मुझे याद है क्या, कि यदि एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर दे दी जाए तो उसका एरिया मैक्सिमम होता है कब? जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर। आज हम इसको प्रूव करेंगे, आपने अभी तक ये याद किया हुआ है, और अब देखो एएमजीएम से कितनी आसानी से प्रूव होता है। देखो मेरे बच्चे, अब क्या है कि भाई ये रेक्टेंगल है मेरे बच्चे, से इस रेक्टेंगल की साइड्स की बात करें तो ये x है, ये y है, ठीक। इसकी पेरीमीटर को मैंने पी ले लिया मेरे बच्चे, तो कितनी आ गई? आप सब तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, आपको पता है कि सर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। मेरे बच्चे यहां अब हमें पेरीमीटर कांस्टेंट दी हुई है, मैंने मान लिया ये कांस्टेंट क्या है? k है। जी बिल्कुल है, तो पेरीमीटर कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि x प्लस वाई जो है वो k बाय 2 के इक्वल है। एग्जैक्टली है। इसी तरह से यदि यहां पर मैं बात करूं कि अब इसका एरिया, तो आप सब ज्ञानी लोग हैं, एरिया आपने कहा कि सर x इंटू वाई होगा, तो x प्लस वाई मेरा कांस्टेंट है, k बाई 2 के इक्वल है, मुझे x इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है या उसकी रेंज निकालनी है। तो फिर हम तो समझदार हैं क्या कि सर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देते हैं। तो x और y दो नंबर्स के लिए x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। जी हाँ, और ये x प्लस वाई की वैल्यू है k, तो ये तो हो गया k बाय 4। जी हाँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया a। जी हाँ, और अब यहां से हमें दिखता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी a इज लेस देन इक्वल्स टू k स्क्वायर बाय 16। मतलब एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो k स्क्वायर बाय 16 हो सकती है। जी हाँ, और वो कब होगी बच्चे? जब एम जीएम आपस में इक्वल हो जाए। तो यहां पे एरिया मैक्सिमम हमारा कब होगा? कितना होगा? k स्क्वायर बाय 16। और कब होगा? ओनली इफ साइड्स आर इक्वल, नंबर्स आर इक्वल, x एंड y आर नंबर्स हैं, तो x और y इक्वल हो जाएं, साइड्स इक्वल हो जाएं, मतलब स्क्वायर हो गया। जी हाँ, अब आप समझ गए कि भैया रेक्टेंगल की पेरीमीटर यदि फिक्स कर दी जाए तो एरिया मैक्सिमम यदि हमें चाहिए तो उसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये प्रूफ है। जी हाँ, जो ज्ञान आपको पहले से था आज उसमें सिद्धि भी हालत हासिल हो गई है। जी हाँ, उसका प्रूफ भी आपके पास है। चलिए अगला, ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन मिनिमम वैल्यू, वो कहता है ABC एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। जी, तो मेरे बच्चों कहता है कि ये इन दोनों को देखकर मुझे इस रिलेशन को जिसकी कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसको देखकर एक फील आता है एएमजीएम। अब आप कहोगे सर मुझे नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? आप देखो ना, आपको भी आएगा। कैसे? ए बी का सम, ए बी का प्रोडक्ट, बी सी का सम, बी सी का प्रोडक्ट भी है, सी ए का सम, सी ए का प्रोडक्ट भी है। लेकिन बस फर्क क्या है? ए बी पर एएमजीएम, बी सी पर एएमजीएम, सी ए पर एएमजीएम, मतलब तीनों पे अलग अलग लगाना है। यस, तीनों पे अलग अलग लगाओ तो आपको ये रिलेशन बहुत आसानी से मिलेगा। आप समझ गए? और बच्चे इस बिल्कुल गुडलैंड बॉल को हमने समझ लिया है कि भाई अब इसको कैसे खेलना है। कैसे कि भाई हम एएमजीएम लगाएंगे तो a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और उनका ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह से बी और सी पे लगाएंगे, b प्लस सी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इंटू सी का स्क्वायर रूट। जी हाँ, और इसी तरह से c और a पे लगाएंगे, c प्लस a बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी ए। और मेरे बच्चे मुझे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया गया, आपके हाथ में क्या रिलेशन आया, a प्लस बी बाई टू इंटू बी प्लस सी बाई टू इंटू c plus a by 2 and this will be greater than equals to square root of ab bc ca। जी हाँ, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो आप जरा देखो यहाँ पे दो बार a आ रहा है, दो बार b आ रहा है, दो बार c आ रहा है, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी ये तो क्या बन गया मेरे बच्चे, abc बन गया। और ये abc बन गया तो मुझे मेरा रिलेशन a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a अपॉन एबीसी, मैंने इस एबीसी को तो यहां ले आया और ये 2 इंटू 2 को वहां ले गया, तो यहां 2 3 टाइम्स है, यानी 8 आ गया। एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई। और कब होगी ये मिनिमम वैल्यू, जब एम जीएम के इक्वल हो जाए, नंबर्स इक्वल हो जाएं, साइड्स इक्वल हो जाएं, ए और बी साइड इक्वल हो जाए, बी और सी इक्वल हो जाए, सी और ए हो जाए, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाए। अब आपको एक ज्ञान की बात कहते हैं, ट्रायंगल के केस में इसलिए कि इनइक्वालिटी कभी भी देखने को मिले, आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेना, उसी में इक्वलिटी जो है होल्ड करती है इनइक्वालिटी में, बस आप वहीं से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जी, तो आप समझदार लोग हैं, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर हाजिर है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की रेंज जरा गौर से देखिएगा बच्चे, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे, यहां देखो और यहां देखो, थीटा वेरिएबल है। अब थीटा वेरिएबल जो मुझे यहां दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यदि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दिखता है, कैंसिल होता हुआ दिखता है। इनके मल्टीप्लिकेशन में थीटा कैंसिल हो रहा है, और जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो थीटा के साथ बदलेगी ना। अब थीटा ही यहां कैंसिल हो जाए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। हाँ, और सम की रेंज मिल जाएगी क्योंकि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। तो बच्चे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन से ही शुरू करते हैं। तो यहां फिर हमें क्या दिख रहा है कि भाई दो नंबर्स हैं, 8 सेक स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन हो गया। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 सेक स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जी। अब मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। मेरे पास इस एक्सप्रेशन की रेंज ये 4 इंटू 2, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, उसमें 1 ऐड किया तो एक्सप्रेशन ई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ई की रेंज आ गई 5 टू इंफिनिटी। मैं आपसे पूछूं ये जो मिनिमम वैल्यू 5 है कब होगी, आप कहोगे जब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएं, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए कि यहां पर कहां आएगी ये मिनिमम वैल्यू। जी हाँ, ये मिनिमम वैल्यू आपने कहा जब नंबर इक्वल हो जाए, तो चलिए नंबर को इक्वल कर देते हैं। 8 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, जब ये नंबर इक्वल हो जाएंगे तब हमें मिनिमम वैल्यू 5 मिलेगी। अब मेरे बच्चे ये नंबर जो इक्वल हो रहे हैं उसमें ज्ञान की प्राप्ति देखिए आप, जबरदस्त आपको करवाते हैं आज। आप खुद कहोगे कि ये क्या था। जी हाँ, cos पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4। ओ, दुनिया ही बदल गई भाई। देखो तो सही, cos जिसकी हैसियत -1 से 1 और उसके स्क्वायर की यानी उसकी इवन पावर की हैसियत 0 से 1, वो 4 जा रहा है। यानी इसको 5 होने के लिए cos की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, यही मैं आपको यहां इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूं। ये दिख नहीं रही थी, एक्शन वही था भाई साहब। कौन सा, लेग स्पिन का, लेकिन डाली कौन सी, ऑफ स्पिन, यानी गुगली डाल दी। हाँ, हमें पता ही नहीं चला एक्शन से कि ये गुगली है। ये तो गुगली है खतरनाक वाली। देखो ये तो जो हम लिख दिए हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब रेंज कैसे निकलेगी जी मेरे बच्चे, अब कुछ और खेलना पड़ेगा, ये यहां पर बचना है। तो ध्यान देना है, जब कभी भी ऐसी रेंज निकालो ना एएम जीएम में, भैया उनको इक्वल करके देख लेना पॉसिबल भी है या नहीं है। नहीं है तो फिर कुछ और अंदाज देखना पड़ेगा। अब क्या अंदाज, यहां देखिए
कॉस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, कॉस का कोफिशिएंट आपने कम रखा, सेक का ज्यादा रखा, कॉस नाराज हो गया, हम होने ही नहीं देंगे, लो हम पहले ही आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में भाई, जी हमारा रेसिप्रोकल है सेक, तो भैया यहां क्या करेंगे, सेक को उतना ही देंगे जितना कॉस डाइजेस्ट कर सकता है। ऐसे देखिए इसको अरेंज करेंगे, हमने देखा कॉस का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बगल में सेक को 2 sec स्क्वायर थीटा ही रखा, यानी कॉस से का भाई नाराज मत हो, तेरे भाई को हम तेरे बराबर ही रख देते हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, और जो बचा हुआ 6 sec स्क्वायर थीटा है वो हमने अलग कर दिया। अब हम जो देख रहे हैं वो यहां जो जानकारी है वो इन दोनों पर ही देख रहे हैं कि भाई अब AMGM लगाएंगे तो इन दोनों पे ही लगाएंगे, इन दोनों पर AMGM लगाया जाए तो आप तो ज्ञानी लोग हैं, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि भैया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इनका अरिथमेटिक मीन हो गया, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर इनटू 2 sec स्क्वायर यानी 4। जी हां, और ये आपके पास आ गया कि भाई cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 की, क्या 2 आ गई, और ये मिनिमम संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। जब नंबर इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल, cos स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर और cos स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर की वैल्यू 1, cos स्क्वायर 1 यानी sec स्क्वायर 1, यानी इसका मिनिमम वैल्यू मुझे दिख रहा है 2, और कब दिख रहा है, एट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जरा ये जो बचा हुआ रिलेशन है इस पर गौर फरमाओ, या sec स्क्वायर थीटा की तो रेंज हमें वैसे ही पता है कि वो 1 से इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब sec स्क्वायर मिनिमम होगा, और sec स्क्वायर मिनिमम कब, 1। जी हां, तो यहां पे दिख रहा है कि इसका मिनिमम कितना आ रहा है, इसका मिनिमम आ रहा है मेरे बच्चे 6 + 1 यानी 7, कब, जब फिर वही sec स्क्वायर थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू 1 रखे, यानी दोनों टर्म्स की मिनिमम एक ही जगह आ रही है, कहां पर, जब sec स्क्वायर 1 है, और यदि ऐसा है तो भैया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम भी तो वहीं आएगी, तो इसका मतलब यहां ई मिनिमम अब मुझे दिख रहा है कितना मेरे बच्चे, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 7, यानी ये दिख रहा है 9, और कब दिख रहा है, आप तो ज्ञानी लोग हैं, समझ गए, cos स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा जहां 1 होगा, इसका मतलब ये रेंज हमारी गलत थी, तो हमारे इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइनली क्या निकल के आई, जी हां 9 टू इंफिनिटी। बच के रहना है, ये इनइक्वालिटीज लगानी है, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आप देख लो पॉसिबल है या नहीं, नंबर्स इक्वल होना पॉसिबल है या नहीं, जी हाँ, ठीक है, यस। अब आपको समझ में आ गया कि बच के रहना है गुगली से, जी हाँ मेरे बच्चे, तो ये अब आपके लिए एक और ऐसा क्वेश्चन आपको खुद करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स, स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.